टीच टेक में आप सभी का स्वागत है और यह वीडियो स्पेशल क्लास 10th बिहार बोर्ड में उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिन्हें 14 फरवरी 2023 को गणित का पेपर देना है। पहला पेपर गणित का है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में या आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि सर ये जो दिखाई दे रहा है ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है और ये पेपर हमने पूरा हल भी कर लिया है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि यह जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये स्पेशल केवल इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए नहीं बना रहा हूं। हल तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ में उस कॉन्सेप्ट पर आसपास की हम बातें करेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है भाई आएगा तो सिलेबस में से ही, तो एक पूरा रिवीजन भी एक आपका पूरी बुक का ही बोल सकते हैं हम। लगभग जिस संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा उसके सराउंडिंग बात करेंगे, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम अटेम्प्ट कर पाए इस स्थिति में यहाँ पर इस वीडियो में हम इसको ले जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे कोई भी बच्चा हो, अलग अलग पार्ट बन रहे हैं इसके, सारे पार्ट को जरूर देखिएगा और इससे आपको यकीनन मानिए कि जो फायदा होने वाला वो अल्टीमेट फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये जो पेपर हम हल कर रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। कहने का मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर इसी पैटर्न पर आने वाला है आपका एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे, उस क्वेश्चन के सराउंडिंग बात करेंगे कि भैया इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं और उनको कैसे हम हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 लिखा हुआ है, तो ठीक है 2023 की तो बात कर ही रहे हम। एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा हो रही है। मैथ्स है जो कि कंपलसरी है यानी कि अनिवार्य सब्जेक्ट है, सभी बच्चों को देना है जो क्लास 10th में पढ़ता है। ठीक है, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है तो 100 धन 30 धन 8 बराबर से 138। ठीक है, ये हम सभी बच्चे इस बात को जानते हैं और नहीं जानते तो फिर से आप एक बार शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में समझ लीजिए। इससे रिलेटेड हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि भैया जब एग्जाम में जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, OMR शीट को कैसे भरना है, उत्तर पुस्तिका के फ्रंट पेज को कैसे भरना है, क्वेश्चन पेपर पर क्या लिखना है, OMR पर क्या लिखना है, क्या क्या सावधानियां बरतना है, सारी बातों पर हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वो काम का क्लास 10th के जो बच्चे एग्जाम देने वाले उनके लिए विशेष वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए दो खंड होते हैं इसमें, अ और ब। खंड अ में क्वेश्चन जो होते हैं कितने होते हैं, प्रश्न 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से आपको जो आंसर देना है वो कितने आंसर देना है, 50 प्रश्नों के आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न पर जो अंक होते हैं एक एक अंक होता है यानी कि 50 अंकों का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पेपर हो गया। ये बात समझ में आ गई। दो खंड में है ये वाला क्वेश्चन पेपर, अ और ब। अ में 100 क्वेश्चन आए, उसमें से केवल आपको 50 क्वेश्चन देना है, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। कई बच्चे 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं, जबरन आपको एनर्जी वहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है ना। उसका कारण ये है कि जो मशीन चेक करती है, क्योंकि OMR शीट को मशीन चेक करती है और मशीन चेक करती है तो ऊपर से शुरू के आप चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, शुरू के ही 50 क्वेश्चन को हल करेंगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपको केवल 50 क्वेश्चन को ही हल करना है। जो समय बचेगा उसको खंड ब में लगाना है, वहाँ पर एनर्जी देना है। ठीक है, इसमें खंड ब में क्वेश्चन जो आते हैं वो 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें से जो आंसर देना है आपको केवल 15 क्वेश्चन के ही आंसर देना है और जो अंक रहेंगे, कितने अंक रहेंगे, 30 अंक के ये प्रश्न रहेंगे। कहने का मतलब हर एक प्रश्न 2-2 अंक का होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे इसी खंड में 8 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। ये लघु उत्तरीय मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, ये दीर्घ उत्तरीय यानी कि बड़े क्वेश्चन रहेंगे। इसके केवल आपको जो आंसर देना है, आंसर देना है केवल 4 प्रश्नों के आंसर देना है और इन पर जो अंक रहेंगे वो रहेंगे 20 अंक। ठीक है, तो कितना हो गया, कितना हो गया आप देखिए जरा यहाँ पर 20 हमारे पास में कितने अंक हो गए, ये 20 अंक ये हो गए, 30 अंक ये हो गए और 50 अंक ये हो गए। कुल मिला के कितना हो गया
100 अंकों का ये पेपर हो गया और पूरा पेपर हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। और याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन बन भी रहे फिर भी आप इसको देखिएगा, मैं बहुत सारी कुछ यहाँ पर टेक्निक भी बताने वाला हूँ और इसके आसपास सराउंडिंग में जो भी क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बन जाए। एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि पूरा एक रिवीजन होने वाला है आपका इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए इसके जो इंस्ट्रक्शन है मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको यहाँ पर 10 अंकों का, यहाँ पर आपको 10 अंकों का एक नंबर लिखा हुआ रहेगा प्रश्न पत्र पर। ठीक है, इस नंबर को अपनी OMR शीट पर आपको अवश्य डालना है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन है, जो आंसर देना है अपने ही शब्दों में देना है और किसी की इधर उधर से कॉपी नहीं करना है। एक ऐसा जरूरी नहीं कि आप पुस्तक की ही लैंग्वेज में आंसर दो, अपनी लैंग्वेज में आंसर देना है। जो कॉन्सेप्ट आपको आता है अपने हिसाब से उसका आंसर दो। ठीक है, दाहिनी ओर हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रश्न लिखा रहेगा उसके बगल में अंक लिखे रहेंगे, तो ये मान के चलिए कि उस प्रश्न पर वो इतने अंक का पूर्णांक है ये प्रदर्शित करता है। प्रश्नों को पढ़ने के लिए जो प्रश्न पत्र दिया है, पढ़ने के लिए आपको स्पेशल अलग से 15 मिनट का समय दिया जाता है शुरू में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 9:30 बजे से जो पेपर शुरू होता है तो 9:45 तक का जो समय होता है वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का समय होता है। आप इसको बढ़िया आराम से, धैर्यता से, सुकून से पढ़िए, हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे अरे यार मेरे से तो ये भी क्वेश्चन नहीं बना, वो भी नहीं बना, क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, मेरे कम नंबर आ जाएंगे। नेगेटिविटी बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं लाना है और क्वेश्चन पेपर पर कंसंट्रेट करना है। भैया ये मान के चलो कि जितना हमसे बनेगा उसको हम अच्छे से करेंगे, टेंशन लेके नहीं करेंगे, तो इसका आपको अलग से फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तनाव से कोई फायदा होता नहीं है, तनाव से डायरेक्ट सीधा नुकसान नहीं होता है। तो आपको टेंशन फ्री करके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट मेन है, टाइम मैनेजमेंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि टाइम भैया किस सेक्शन पर, इस पर 1.5 घंटे का समय मिलता है हमें, है ना, 1 घंटा और 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 मिनट में आपको खंड अ को कर लेना है और खंड ब को भी 1.5 घंटे का समय मिलेगा पढ़ने के अलावा। क्वेश्चन पेपर पढ़ने का अलग से 15 मिनट का टाइम मिल रहा और 1.5 घंटा इसको करना है। तो पहले 1.5 घंटे में आपको अ सेक्शन निपटा देना है। ऐसा नहीं कि पहले वाले 1.5 घंटे में आप दूसरा सेक्शन करने लगे और पहला सेक्शन छूट गया आपका, क्योंकि 1.5 घंटे में आपसे OMR शीट ले ली जाएगी तो फिर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए ओके आगे देखते हैं हम। अगला इंस्ट्रक्शन क्या बोला जा रहा, खंड अ में मैं सारांश में बता रहा हूँ। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए 100 क्वेश्चन दिए हैं, 50 के आंसर देना है, OMR शीट पर ही आंसर देना है, गोले रंगना है। कैसे रंगना है हमने इससे पहले वीडियो बनाया था, वो बड़ा काम का वीडियो है, उस वीडियो को अच्छे से देख लेना और हर बच्चे ने उसको देखना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें सारी बातें बताई हमने कि किस प्रकार से OMR शीट भरना है, किस प्रकार से प्रश्न पत्र जो रहता है उसकी एंट्रियाँ भरना है, किस प्रकार से आंसर शीट रहती है उसका फ्रंट पेज किस प्रकार से भरना है, सारी इंस्ट्रक्शन और डिटेल में हमने वहाँ पर डिस्कशन किया। चलिए ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है भैया, OMR शीट की केयर करना है। OMR शीट की केयर करना है। केयर का मतलब ये है कि बड़े सोच समझ के आपको गोला रंगना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5वें का ये पता चल गया पहले आपको, फिर पता चला कि सी आंसर सही है तो आप उसको खुरच रहे और आंसर चेंज कर रहे हैं। चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। आप व्हाइटनर नहीं लगा सकते, नाखून से खुरच नहीं सकते, ब्लेड का यूज नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार से अगर आपकी OMR शीट डैमेज होती है तो रिजल्ट रुकने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये याद रहे कि OMR शीट को डैमेज न करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब सेक्शन जो है उसमें 30 क्वेश्चन दिए जिसमें से 15 क्वेश्चन को हल करना है, 8 बड़े क्वेश्चन दिए जिसमें से 4 क्वेश्चन को हल करना है। इस प्रकार का खंड ब आपको मिलने वाला है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। मतलब अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है या कोई मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन हो गया या कैलकुलेटर है, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक घर से ही लेके नहीं जाना है आपको। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बोला जा रहा। कई बच्चे जेब में रख लेते हैं, यार वहाँ देखेंगे, फिर ऐसा नहीं। ठीक है ना, आजकल तो कान में लगाने वाले ब्लूटूथ वगैरह क्या क्या आने लगे, तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में आता है। सीधा सीधी बात यह है कि आपको पेन और अपनी स्केल वगैरह कंपास बॉक्स से लेके जाना है
और पेन भी कौन से ले जाना है, केवल बाल पेन लेके जाना है। जेल पेन आप घर से ही लेके मत जाओ, वहां पर गलती होने के चांसेस, जो गलती होने के चांसेस है उस चांसेस को खत्म करो। घर से ही मत रखो जेल पेन, और जेल पेन पास में रहा गलती से अगर आपने कर दिया तो फिर और परेशान हो जाएंगे। एग्जाम में किसी भी प्रकार का हमें टेंशन नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंड लेके चलो, जो इंस्ट्रक्शन है उसको पहले फॉलो करो। नहीं तो होता क्या है, इससे जो क्वेश्चन हमें आते हैं और फिर पता लगा अरे यार मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहनी, कहीं ये चेक तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, पकड़ तो नहीं लेंगे, मेरा यूएफएम तो नहीं बन जाएगा, केस तो नहीं बन जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत। तो परेशानी से, उलझन से सुलझो, कहने का मतलब घर से ही आपको ये सारी चीजें लेके नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अब आ गए हम खंड अ पर। खंड अ सेक्शन ए, और इसके क्वेश्चन को हल करना चालू करते हैं। 100 क्वेश्चन है, पूरे 100 क्वेश्चन को हल कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा, इसको ध्यान से देखिए आप। P बटे क्यू, P बटे क्यू, P डिवाइडेड बाय क्यू, जहां पर P और Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। इस बात को समझना जरा अच्छे से। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ कि ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा किसकी है। क्वेश्चन तो ये एक ही दिख रहा, बहुत सारे क्वेश्चन कवर होने वाले इसमें। परिमेय संख्या की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है, परिमेय संख्या की परिभाषा है। परिमेय संख्या होती है भैया ये। P बटे Q के रूप में लिखना, जहां पर P के जगह क्या लिख सकते हैं, अरे दुनिया की कोई भी पूर्णांक, कोई भी धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं। यहां पर भी कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं। बस शर्त ये होती है कि Q के जगह शून्य नहीं आना चाहिए, P के जगह आ सकता है शून्य। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कई बार आपको बोला जाता कि भाई ये परिमेय संख्या है, तो जहां पर P और Q क्या है बताइए, क्या है P और Q, पूर्णांक है। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए। बन गया ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहां पर नॉलेज होना चाहिए हमें, तो फिर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ भी पूछ लिया जाए। अब देखना, के रूप में इतने को लिखा जा सकता है। देखिए बड़ा सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं। 0.41 है ना, इसके ऊपर बार लगाया ना, सिंपल सी बात है। बार लगाया का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, पहले अर्थ समझ लो इसको। 0.41 बार लगा हुआ है ना, जिसके ऊपर बार है वो बार 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 आने वाला है। देखिए 0.414141414141, अरे कभी खत्म नहीं होगा भैया, कभी खत्म नहीं होगा। इसका अर्थ ये होता है, ये बात याद रखो। ऐसा एक बन गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसका मतलब क्या है, बन गया ना। तो ऐसे कहीं से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं। देखिए जिसके ऊपर बार लगा है वो बार 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 आएगा, इसीलिए बार लगा हुआ है, बस हो गया। अब देखिए ये संख्या आते जाएगी आते जाएगी आते जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। और जब कभी खत्म नहीं होगी तो ये क्या है, अशांत है। कैसी है, अशांत है। अशांत क्यों बोल रहा हूं मैं, अरे शांत होने का नाम ही नहीं ले रही भाई, बार 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 आते जा रही। आपका काफी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए अशांत है, शांत नहीं है। और अशांत के जगह आवर्ती, 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 ये बन गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये किस प्रकार की संख्या है, शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है कि क्या है, कि शांत है, कि इनमें से कोई नहीं है, बन गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसा काम वैसा ही नाम। आवर्ती मतलब बार बार पुनरावर्ती हो रही है, या पुनरावर्ती भी बोला जाता है इसको, पुनरावर्ती, पुनरावर्ती, पुनरावर्ती हो रही है इसकी, ये ठीक है, तो बन गया। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहां पर जो पूछा गया है वो दूसरी चीज पूछी है। आपको बोला है कि 0.41 को P बटे Q के रूप में लिखिए। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। इसका दशमलव वशमलव सब खत्म करो, सब खत्म करो भाई। ये ऐसा है ना, दशमलव वगैरह सब खत्म करो, पूरा जैसा का वैसा लिख दो। दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 2 है,
तो उतने 9 लगा दो, काम खत्म। शॉर्ट ट्रिक। इसको पूरा पूरा हल करने के बाद में भी आंसर आता है, लेकिन अभी उतना हमारे पास समय नहीं है। केवल ये याद रखो कि दशमलव के बाद में इस प्रकार से अगर पुनरावृत्ति होती है तो दशमलव को भी हटा दो, बार को भी हटा दो, लिख दिया। दशमलव के बाद में कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 बार 9 9 लिख दो और यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 41/99 इसका आंसर होगा। कम से कम यहां पर 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि केवल इस कॉन्सेप्ट पर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन नहीं है, सराउंडिंग आपको मैं फिर बता रहा हूं कि वीडियो को जरूर देखिएगा आप, और पूरा वीडियो देखने के बाद में आप देखेंगे कि इसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है। मैं स्पेशली कई बच्चों का कमेंट्स आया था, कई बच्चों से मेरी बात हुई थी, बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार आप अपने हिसाब से मॉडल क्वेश्चन को पूरा डिटेल में आप समझा दीजिए। तो मॉडल क्वेश्चन को इसीलिए लेके आया हूं कि इसके सराउंडिंग, इसके आसपास के कोई भी क्वेश्चन आपसे न छूटे, ठीक है। चलिए ओके, इस बात को यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अपरिमेय संख्या की पहचान क्या होती है, बस ये देख लो आप। अपरिमेय संख्या की पहचान क्या होती है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आता ही आता है क्वेश्चन एग्जाम में। देखना, पहली पहचान एक तो पाई है, अपरिमेय संख्या। अरे केवल अपरिमेय संख्या को याद रखो, बाकी सारी परिमेय संख्या, ऐसा बोल दो आप। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ज्यादातर, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसके अलावा ऐसी संख्या जो 3.57913295 ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद अशांत दशमलव हो और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो। यह भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जैसे 2.1010010001000 अशांत है, हाँ, कभी खत्म नहीं हो रहा और पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। देखिए रिपीट हो रहा क्या, नहीं हो रहा। 10 आया, फिर यहाँ 100 आ गया, रिपीट हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर 100 के बाद 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया, रिपीट नहीं हो रहा, पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो अपरिमेय संख्या। बस क्या है, फोकस करिए कि भैया अपरिमेय संख्या किसको किसको बोला जाता है। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमसे, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या, तो इस प्रकार की संख्या है अपरिमेय संख्या। अब देखिए वर्गमूल के अंदर यहां तो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था। कोई संख्या है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सारी की सारी क्या है, इस प्रकार से 8 है, 10 है, ये सारी की सारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। याद रखना भैया, कोई भी संख्या जो वर्गमूल के बाहर नहीं निकल सकती, यानी कि वर्गमूल जिसका खत्म नहीं हो सकता है, वो अपरिमेय संख्या। अब आप बोलेंगे कि सर सारी की सारी तो वर्गमूल में दी है। बिल्कुल दी है। देखिए वर्गमूल 9 और क्या दिया है, वर्गमूल 8, वर्गमूल 16, वर्गमूल 25। मुझे एक बात बताओ कि 9 को आप 3 गुणित 3 लिख सकते कि नहीं, लिख सकते कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं, 3 तिया 9 होता है। जब वर्गमूल लगा है तो ये जोड़ी बन गई और जोड़ी बन के वर्गमूल के बाहर निकल गया। वर्गमूल के बाहर अगर किसी संख्या को निकलना है तो जोड़ी की ताकत लगती है, वहां पर अकेला बाहर नहीं निकल सकता। जब जोड़ी बनेगी एक जैसी संख्याओं की तभी बाहर निकल सकता है। अब बताइए मुझे, ये वर्गमूल में है क्या, संख्या वर्गमूल में है क्या, नहीं है, तो फिर ये अपरिमेय संख्या हुई क्या, नहीं हुई। ऐसा अब देखना, क्या 8 को क्या लिख सकते, 2 गुणित 2 गुणित 2, ये दोनों की जोड़ी बन गई और जोड़ी बन के ताकत से बाहर निकल गया। जोड़ी बनेगी तो उसी से बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल सकता।
और ये बेचारा जोड़ी बनने के लिए है ही नहीं इसके पास में कोई, तो ये अंदर ही अटक गया बस। अरे जोड़ी जिसकी बन गई उसमें इतनी एनर्जी आ गई कि वो बाहर निकल गया, और जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो अंदर ही रह गया, ये बाहर निकल ही नहीं सकता। तो फिर वर्गमूल आ गया ना, यहाँ पर वर्गमूल आ गया ना, और वर्गमूल वाली संख्याओं को क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या बोला जाता है। आप बोलेंगे कि इस पर तो नहीं है वर्गमूल, कुछ भी अगर वर्गमूल के अंदर रह गया तो अपरिमेय संख्या, बस इतना याद रख लो, ठीक है, इतना याद रख लो। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे, बहुत ज़्यादा उलझने वाले कॉन्सेप्ट पर नहीं जा रहे, केवल टारगेट कर रहे हैं एग्जाम को बस, क्योंकि हमारे पास में इतना समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम डिटेल में उसको समझें, ठीक है ना। अभी जितना पढ़ लिया उसी के आधार पर आपको पेपर देना है, और आपको मैं ये सारी जानकारी, एक रिवीजन हो रहा आपका, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, इधर 16 जो है उसको क्या लिखा जा सकता है? 4 गुणित 4, इसकी भी जोड़ी बन के बाहर निकल गया तो 4 बाहर निकल गया। इसको लिखा जा सकता 5 गुणित 5, इसकी भी जोड़ी बन के बाहर निकल गया। देखिए ना, इनके ये वर्गमूल खत्म हो गए और इसका वर्गमूल खत्म नहीं हुआ, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगा? ये वर्गमूल 8 होगा, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके यहाँ पर? बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ओके, आगे देखते हैं हम बहुपद। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। बहुपद 6x ऋण 21 का शून्यक होगा। जब भी शून्यक बोला जाता ना, ये रेखिक बहुपद है। ये रेखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है? बिल्कुल आसान काम है, ऐसा याद रख सकते, शून्यक बोला है ना, शून्यक, तो इसके बराबर इसे शून्य रख दो बस। अब क्या करना है, ये जो अचर राशि है ना, ये बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगी तो इसका चिन्ह बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। 6x बराबर इसे, ऋण है तो धन हो जाएगा उधर जाके, तो क्या हो गया? 21 हो गया। आ गई बात समझ में? ये गुणे में है ना, तो गुणे वाली संख्या हमेशा भाग में जाती है, तो 1 बराबर इसे कितना हो जाएगा? 21/6। अब आप देखिए 3 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 और 3 7 21 आ गया। देखिए 3 का पहाड़ा 3 से 2 बार कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 और 3 7 21। 1 बराबर इसे कितना आया? 7/2। तो कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लिया जाए आपको बोला जाए ये बन गया इसका शून्यक, कौन सा? 7/2, धन 7/2, ये बन जाएगा इसका आंसर। अब देखिए, मान लिया जाए कि आपके पास में एक प्रश्न दे दिया, ये x + b, इसका शून्यक बताइए। अरे शून्यक बताइए तो बराबर से शून्य कर दो, ये जो b है उधर ले जाओ तो ऋण b हो गया, ये गुने में है तो नीचे ले आओ, तो 1 बराबर से ऋण b/, ये हो गया इसका शून्यक। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आसान काम है। शून्यक जब भी पूछा जाए तो बराबर इसे शून्य, जो पद इधर है उसको उधर ले गया अचर पद को, और यहाँ गुने में इसलिए भाग दे दिया। जो भी आंसर आया वही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ओके, आगे देखिए। हाँ, घात देखिए, घात कितनी है यहाँ पर बोला है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखिए, x की घात 2 ऋण 10 x धन 25, इस बहुपद की घात कितनी है? x² - 10x + 25, इसकी घात कितनी है? यहां पर चर है x, तो घात कितनी है भैया? x की घात कितनी है? 2। केवल चर की देखी जाती है, अचर की नहीं देखी जाती है, याद रखना। तो x की घात कितनी है? 1 है। यहां पर x की घात कितनी है? अरे भाई आप बोलेंगे x तो है ही नहीं यहां पर, और नहीं है तो फिर x की घात कितनी है? 0। कोई भी प्रश्न हो, घात अगर पूछा जाता है तो आप सभी पदों में चर की घात देख लो। सबसे ज्यादा घात कहां पर है? यहां पर है, तो यही बहुपद की घात होगी, जो सबसे ज्यादा रहेगी वही बहुपद की घात होगी। तो 2 कितनी घात है इसके?
2 घात है। देखिए यहां पर मैं दूसरा उदाहरण बता रहा हूं आपको, दूसरा उदाहरण बता रहा हूं। मैं आपको फिर बता दूं कि पूरा रिवीजन होने वाला है। यहां पर ऑब्जेक्टिव के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के द्वारा पूरी आपकी बुक का रिवीजन मिलने वाला है और एक क्वेश्चन के साथ में कई सारे क्वेश्चन यहां पर हल होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसके सारे पार्ट देखिएगा, एक पार्ट में पूरा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अभी हमारा पेपर है 14 तारीख को, 14 के पहले में आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसके बहुत ज्यादा पार्ट भी नहीं बनने वाले, बस ये बात याद रखनी। देखिए देखना, x की घात, देखिए ध्यान देना, x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 5 रेज़ टू दी पावर 9 x प्लस 7, इस बहुपद की घात कितनी है? आप बोलेंगे कि यहां पर x की घात 7 है, यहां पर x की घात 3 है, यहां पर x की घात 1 है, यहां x है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पर x की घात 0 है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर 5 की घात 9 भी तो है। अरे केवल चर की घात देखी जाती है, चर मतलब x y z p q r जो भी है x चर, केवल चर की घात देखो, अचर की मत देखो। ये अचर आई है, अचर की घात से मतलब नहीं है। तो सबसे ज्यादा घात कितनी है? 7 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। हो गया हल? बस। हाँ, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ये देखिए, a x का वर्ग धन bx धन c, ये व्यापक रूप है। आप बोलेंगे कि ये व्यापक रूप क्या होता है? तो ये एक छाचा होता है, छाचा। छाचा का मतलब a, b और c की जगह कोई भी वास्तविक संख्या रख दो, वास्तविक संख्या रख दो कोई भी, बस सिर्फ a का मान 0 नहीं रख सकते। ये बनती है इसकी परिभाषा द्विघाती बहुपद की। ठीक है, आई बात समझ में? ये क्या होता है? द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब आप बोलेंगे कि व्यापक का मतलब क्या हुआ? एक छाचा है भैया, ए का मान आप कुछ भी रखो, बी का मान और सी का मान, बस ए का मान 0 मत रखना, तो आपको द्विघाती बहुपद मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। जो रख के देखो कुछ भी, 5, ए का मान मैंने 5 रखा, x का वर्ग धन 7 x ऋण वर्गमूल 3, ये वर्ग समीकरण है। वर्ग, अच्छा बहुपद, बहुपद है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात जिस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, बहुपद की विशेषता क्या होती है? बहुपद की विशेषता क्या होती है? बहुपद की विशेषता होती है कि चर की घात, चर की घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये जरूरी है, चर की घात पूर्ण संख्या का होना जरूरी है। ठीक है, चर की घात पूर्ण संख्या का होना जरूरी है। अब इसमें से बताइए कि कौन सा बहुपद द्विघाती बहुपद होगा? x का वर्ग धन 5 वर्गमूल x धन 3 बराबर से 7। यहां x की घात 2 है, बढ़िया काम है। यहां x की घात क्या है? x की घात क्या है? वर्गमूल है ना, तो वर्गमूल का मतलब 1/2 है। ये बहुपद ही नहीं है। क्यों? चर की घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा। ठीक है, तो यहां 1/2 आ गया ना, इसने गड़बड़ कर दी है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, बहुपद ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, इसको चेक करते हैं हम। 1 ऋण 1 की घात 3 बराबर से x का वर्ग। भाई घात 2 होना चाहिए। अगर आप इसकी घात 3 करेंगे तो x की घात अधिकतम 3 हो जाएगी ना,
हो जाएगी कि नहीं होगी? तो ये भी दो घातीय बहुपद नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नहीं आई बात समझ में? ए ऋण बी होल क्यूब, ए ऋण बी, देखिए ए ऋण बी पूरे की घात 3 क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब, ये होता है इसका सूत्र। तो भाई a की घात 3 आ जाएगी ना, तो यहाँ x की घात 3 आ जाएगी कि नहीं, और x की घात 3 तो 3 घाती हो जाएगा, आपको तो 2 घाती चाहिए, ठीक है? तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है? अगला देखिए, x धन 1 की घात 2 धन 2x धन 1, एक हमारे पास में सूत्र होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ठीक है? a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। तो इसका क्या होगा? देखिए बड़ा आसान काम है, ये वर्ग है ना, तो इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, और सबका गुना कर दो, हो गया ना सूत्र याद, ठीक है ना? तो देखिए क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन 2x गुणित 1 धन 1 बराबर से 2x धन 2, 2 का अंदर मैंने गुना कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कितनी घात है? 2, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, अधिकतम घात कितनी है? तो द्विघाती हुआ कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद होगा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अपने 5 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं। यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं है, बहुत बढ़िया, m क्यूब n स्क्वायर और m स्क्वायर और n स्क्वायर, यदि m और n अभाज्य संख्याएं है तो m स्क्वायर n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का म स क्या होगा? म स प भी बोल सकते हैं हम, इसका HCF क्या होगा? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसका और इसका HCF क्या होगा? बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है। कैसे आसान है? m इनमें देखिए आप, इसमें भी m है और इसमें भी m है, दोनों में होगा उसी को देखना है आपको। इसमें भी m है और इसमें भी m है, जो कम पावर रहेगी, जो कम घात रहेगा उसको लिखना है आपको, जो दोनों में रहेगा और उनकी कम घातें रहेगी उसको लिखना है। जो दोनों में है उसमें कम घात किसकी है? तो इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो 2 को लिखेंगे हम, ये हो जाएगा इसका HCF, महत्तम समापवर्ती। आई बात समझ में? महत्तम समापवर्ती ये बोलेंगे हम, ठीक है? अगर इसी में आपको LCM बोला जाता तो क्या करते आप? LCM बोला जाता तो क्या करते? तो बड़ा आसान काम है, LCM अगर बोला जाता तो बड़ा आसान काम है। कैसे आसान काम है भाई? देखिए ध्यान देना इधर, जब LCM बोला जाता है, LCM, तो आपको क्या किया जाता है? जो दोनों में है, देखिए ध्यान देना इधर, जो दोनों में है उसमें अधिकतम घातों को लिख दिया जाता है, और इसमें भी जो दोनों में है उसको अधिकतम घातों को लिख दिया जाता है, और जो दोनों में नहीं है उनको भी लिख दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए यहां पर अगर P होता है और यहां पर Q होता है, तो P को भी लिख देते और Q को भी लिख देते। यहां P की घात 2 होता है और यहां Q की घात 3 होता है, तो P की भी घात 2 लिखते थे, Q की भी घात 2 लिखते। फिर से और एक बार, LCM क्या होता है? जो दोनों में है उसकी अधिकतम घातों को लिखा जाएगा, और जो दोनों में नहीं है उसको भी लिख दिया जाएगा, वो काय में? LCM में। और HCF में जो केवल दोनों में है उसी की कम घात वालों को लिखा जाता है। तो ये बात को याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? m स्क्वायर n स्क्वायर, मतलब C इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? क्वेश्चन तो हम हल कर ही रहे, साथ में जो बातें बताते जा रहा हूं उन बातों पर गौर करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, गारंटेड मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? अब यहां पर ध्यान देना, यदि a का 18, a और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य 36 है और a और 18 का महत्तम समापवर्त्य कितना है? 2 है, तो a का मान क्या होगा? देखिए
आपके पास दो संख्या है ए और बी, या तो ऐसा बोलो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, दो से ज्यादा नहीं, केवल दो संख्याओं की बात कर रहा हूं। दो से ज्यादा रहेगी तो फिर स्थितियां बदल जाती है, और दो से ज्यादा संख्याओं का आपका पूछा भी नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। केवल दो संख्या वाला ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबरी से होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ। संख्याएं कौन सी दी है आपको? ए और 18 दी है, ए और 18 दी है। ये सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से उनका एलसीएम और एचसीएफ। ऐसा भी बोल सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया जाए तो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। याद रखना, पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब ध्यान देना इधर, ये लघुत्तम समापवर्त कितना है? 36, और महत्तम समापवर्त कितना है? 2। ऐसा दिया है आपको प्रश्न में दिया है। आपको मालूम है कि कोई भी संख्या गुणे में होती है और ये उधर जाएगी तो भाग में जाती है हमेशा, तो क्या होगा? 36 गुणित 2, ये जो गुणे वाली संख्या हमेशा कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। 18 का 18 दूनी 36, और क्या बच गया आपके पास में? 2 गुणित 2 यानी कि 2 गुणित 2 4। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 4। इसका उत्तर हो जाएगा 4। क्लियर? हाँ। अब देखिए अगला प्रश्न, ये सूत्र को याद रखना आप। अगला प्रश्न देखिए, दो अपरिमेय संख्या है भैया आपके पास में, 2 धन वर्गमूल 3। एक अपरिमेय संख्या ये है और दूसरी अपरिमेय संख्या है 2 ऋण वर्गमूल 3। दो अपरिमेय संख्या, एक ये है और एक ये है, इनका गुणनफल क्या होगा? गुणा करने के बाद में क्या मिलेगा? ये आपसे पूछा है। भाई गुणा करने के बाद क्या होगा तो अपने मन से अपने को दिमाग नहीं लगाना है ना। उनने बोला गुणा करने का तो कर दो गुणा। आपको बोला कि इनका दोनों का गुणा कर दो तो कर दो ना, क्या दिक्कत है? जो बोला है वही काम करना है अपने को, ठीक है। गुणा करने के दो तरीके हैं, पहले 2 का गुणा इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, फिर वर्गमूल 3 का गुणा इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन एक सूत्र भी होता है भैया। क्या होता है? ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर से क्या होता है? ए धन बी और ए ऋण बी। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो जाता है? तो होता है, ठीक है। 9th क्लास में हमने इसको सिद्ध भी किया था। ऐसा देखना, इसको याद रखना बिल्कुल आसान काम है। कैसे? ए का वर्ग और बी का वर्ग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, और बीच में क्या है? ऋण का चिन्ह है। तो ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, एक बार धन लगा दो, एक बार ऋण लगा दो, बस हो गई बात खत्म। या तो ऐसा भी बोल सकते, यहां पर और यहां पर एक जैसी संख्या है, यहां पर और यहां पर एक जैसी संख्या है, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को घटा दो। ऐसा अगर एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो और बीच में ऋण लगा दो, बस हो गया सूत्र याद, ठीक। तो ऐसा ही तो है, यहां और यहां एक जैसा है ना, तो इसका वर्ग कर दो, बीच में ऋण लगा दो। यहां और यहां पर एक जैसा है ना, तो इसका भी वर्ग कर दो, बस ऐसे ही तो है ना। दोनों को जोड़ दिया, दोनों को घटा दिया तो लिखेंगे ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो ऐसे ही तो कर रहे हैं हम। देखिए 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 ऋण वर्गमूल के कारण वर्ग खत्म हो जाता है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखो। क्यों होता है इतना हमारे पास अभी समय नहीं है, अभी हमें एग्जाम की तैयारी करना है, एग्जाम को कंसंट्रेट करना है, ठीक है। क्यों होता है वो बाद में, एग्जाम के बाद में सोचना उसके बारे में, और बाद में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। देखना, वर्गमूल के कारण वर्ग खत्म हो जाता है तो यहां पर क्या बचेगा? 3 बचा, और 4 में से 3 को घटाया तो कितना हो गया? 1 बचा। अब मुझे एक बात बताओ,
कि ये वर्गमूल में संख्या थी, इसलिए तो अपरिमेय संख्या थी कि नहीं थी? ये भी वर्गमूल में थी, इसलिए अपरिमेय संख्या बोला था उनने, और अपन भी बोलेंगे। लेकिन इसको हल करने के बाद में कहीं पर वर्गमूल दिखाई दे रहा क्या? नहीं दिख रहा। तो फिर क्या हुई? ये परिमेय संख्या हुई ना। अरे भाई, वर्गमूल में है तो अपरिमेय, वर्गमूल खत्म हो गया तो परिमेय, तो यहां पर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने यहां पर 8 प्रश्न हो चुके हैं। अब जो 9वां क्वेश्चन है, इसको बड़े गौर से समझना, बड़े ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। देखना, आपके पास में एक बहुपद दिया x का वर्ग धन x ऋण 20, इसके बराबर इसे शून्य रख दो। इसके शून्य ज्ञात करना है ना, तो बराबर इसे शून्य रख दो। रख दिया। हाँ, 2 घाती बहुपद है। हाँ है, 2 घात है इसकी, 2 घाती बहुपद है। बड़ा सीधा सा काम है। बीच वाला पद है ना, इसको तो अभी भूल जाओ, इसको अभी भूल जाओ। जो पहला पद है ना और अंतिम पद है, मतलब x का वर्ग वाला और अचर पद, यहां पर x के वर्ग के साथ कौन है? तो 1 है। यहां पर कौन है? तो 20 है। ऋण 20 है, चिन्ह को अभी भूल जाओ। इसका और इसका गुना कर दो, 1 का और 20 का गुना कर दो, तो कितना आया? 20। कितना आ गया? 20 आ गया। आया ना 20? अब 20 के गुणनखंड करो। 20 को क्या क्या लिख सकते हैं आप? 1 गुणित 20 लिख सकते, 2 गुणित 10 लिख सकते, 3 से भागने जाएगा 4 गुणित 5 लिख सकते, ऐसा लिखा जा सकता है। 5 गुणित 4 भी लिख सकते, तो ये लिख दिया ना, डबल से नहीं लिखना है। 5 गुणित 10 गुणित 2 भी लिख सकते, डबल से नहीं लिखना है। मतलब हमने क्या किया? x के वर्ग का गुणांक का और इसका गुणा कर दिया, तो इतना आ गया। इसके फिर गुणनखंड कर दिए हमने। क्या क्या जो जो संभव है वो कर दिया। मुझे एक बात बताओ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 21। दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो कितना आता है? 19। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 12। दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो गया? 8। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 9। दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो गया? 1। यहां पर देखिए कि x के साथ में क्या लिखा है? x के साथ में क्या लिखा है? 1 लिखा है। ये विधि है इसकी। 1 यहां पर आया क्या? नहीं। यहां पर आया क्या? नहीं। तो ये हो गया हमारा बेकार, ये काम का नहीं है। 1 है क्या? यहाँ 1 है क्या भाई? यहां पर बीच में 1 है ना x के साथ में। हाँ, तो 1 आया क्या? नहीं। 1 आया क्या? नहीं। तो ये भी हो गया बेकार। 1 आया क्या? नहीं। 1 आया क्या? हाँ। काय में आया? 1, 4 और 5 में। बस 4 और 5 में। तो x का वर्ग 4 और 5 है ना, तो मैंने दोनों के साथ में 1 से 1 से लिख दो। दोनों के साथ 1 से 1 से लिख दो। ठीक है, बराबर से शून्य। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे कि सर हम बड़ा क्वेश्चन तो छोड़ ही देंगे। अरे छोड़ देंगे, छोड़ देना। एग्जाम में तो 100 में से 50 करना है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट अगर 2 नंबर में आ गया तो फिर क्या करोगे? 2 नंबर में भी आ जाएगा, तो आप बोलेंगे वहां पर भी छोड़ देंगे। अरे मत छोड़ो ना भाई, आना चाहिए। आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए कि अरे ये थोड़ा सा बड़ा है तो दूसरा कर लेते हैं ऐसा, लेकिन आना सारी चीजें चाहिए। चल ठीक है, देखना क्या किया। दोनों का अंतर कितना है? 1 है, इसलिए हमने 4 और 5 यहां पर लिख दिया। आप पहले 4 को भी लिख सकते हैं या पहले 5 को भी लिख सकते हैं। इनके सामने ऐसे चिन्ह लगाओ। देखिए 5 x में से 4 x घटाएंगे तो इतना आना चाहिए। आया क्या? 5 x में से 4 x को घटाया तो कितना आएगा? 1 x। 1 x है कि नहीं यहाँ पर? हाँ है ना x। ऐसा। अब जोड़ियाँ बनाओ। अब क्या बनाओ? जोड़ियाँ बनाओ। देखिए एक जोड़ी बन गई ये, एक जोड़ी बन गई ये। इस जोड़ी में से क्या कॉमन निकल रहा है? एक जैसा क्या? इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को बाहर निकाल दिया। तो क्या बच गया? यहाँ पर x बच गया, धन 5 बच गया। अरे इसमें भी एक x है, इसमें भी x है, तो इसमें से x बाहर निकल गया तो एक x बच गया अंदर, और यहाँ 5 बच गया। इसमें भी ऋण है, इसमें भी ऋण है, तो ऋण को बाहर निकाल देता हूँ मैं। इसमें भी 4 है तो ऋण 4 बाहर निकल गया तो 1 बच गया।
ऋण बाहर निकल गया तो यहां पर धन बच गया। 4 पंचे 20, देखिए 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 5 लिख सकते हैं। 4 बाहर निकल गया तो क्या बच गया, 5 बच गया। और यहां पर क्या हो रहा, दोनों में से 1 से धन 5 बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बच गया, 1 से ऋण 4 बराबर से 0। 1 से धन 5 बराबर से 0 और 1 से ऋण 4 बराबर से 0। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 से बराबर से 5 इधर जाएगा तो ऋण 5 और 4 इधर जाएगा तो 4। 4 और ऋण 5 होगा इसके शून्यक। 4 और ऋण 5 शून्यक हो गए। ऑप्शन आपको अगले पेज में दिया हुआ क्या आया था, 4 और ऋण 5। 4 और ऋण 5 कहां पर दिया है, 4 और ऋण 5 ये वाला, ठीक है, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर, सी आंसर होगा इसका। ठीक, चलिए अब ध्यान देना, इधर मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये जो दोनों क्वेश्चन है बड़े मजेदार है, इस बात को ध्यान से समझना। आपके पास में p(x) का मान दिया हुआ है, देखिए p(x) का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, 2x की घात 2 धन 5x ऋण 12। इसके जो शून्यक है वो कौन है, अल्फा और बीटा। भाई पढ़ा तो है आपने, ठीक है। अब अल्फा और बीटा कहां से आया, एक्चुअल क्या है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। जैसे ABCD होती है इंग्लिश में, कितने लेटर होते हैं, 26। ऐसे ही ग्रीक में वहाँ की उस देश की भाषा जो है, ग्रीक जो लैंग्वेज है, उसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेम्डा साई फाई काई साई ऐसा होता है। वहाँ की ABCD, वहाँ 24 लेटर होते हैं, ठीक है ना। तो उसी में से ये 2 लेटर है, हमें उससे क्या लेना देना है। आपको बोला है कि भैया इसके शून्यक है ये वाले, एक शून्यक ये है और एक शून्यक ये है, दो ही तो आएंगे ना। 2 घाती बहुपद है तो अधिकतम 2 शून्यक आ सकते हैं, ठीक है। ये भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, 2 घाती बहुपद में अधिकतम शून्य कितने होते हैं, मिलेगा आपको ऐसा, तो 2 शून्य होते हैं। 3 घाती बहुपद में अधिकतम शून्य कितने होते हैं, 3 शून्य होते हैं, बन गया एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 10 घाती बहुपद में कितने शून्य हो गए, तो 10 शून्य हो गए अधिकतम, ऐसा जितनी अधिकतम घात रहेगी उतने शून्य। हाँ, तो क्या बोला है, ये है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसका डायरेक्ट सूत्र होता है ऋण b बटे ये होता है, ऋण b बटे ये। और गुणनफल अगर पूछा जाता तो, नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में, नहीं पूछा है, पूछा जाता तो c बटे ये होता है। याद रखना, होगा भी याद आपको। जो x का वर्ग रहता ना, उसके साथ में जो भी रहता है उसको a बोला जाता है, जो x के साथ रहता है उसको b बोला जाता है, और जो अचर संख्या रहती है उसको c बोला जाता है। मुझे एक बात बताइए कि यहां पर ऋण का चिन्ह तो पहले से है ना, सूत्र में ही है। b का मान कितना है, तो 5 है। a का मान कितना है, तो a का मान कितना है, तो कितना उत्तर हो जाएगा, ऋण 5 बटे 2। ऋण 5 बटे 2 करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो फिर क्या करते, c बटे ए। c का मान कितना है, तो ऋण 12 है, ऋण 12, और इसका मान कितना है, 2 है ना, ये का मान, तो 2 1 का 2, 2 छके 12, तो कितना आ जाता, ऋण 6 आ जाता, अगर पूछा जाता तो। ठीक, ऐसा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है अगले प्रश्न में, यदि अल्फा बीटा क्या है, x का वर्ग धन 4x धन 1 के शून्यक है, तो 1 बटे अल्फा धन 1 बटे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं कि भैया हमारे पास में 2 ही सूत्र है, एक तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ऋण b बटे ए, और अल्फा गुणित बीटा क्या होता है, c बटे ए होता है। इसका कोई सूत्र नहीं है कि 1 बटे अल्फा धन 1 बटे बीटा का मान क्या होगा, नहीं है सूत्र। तो फिर जब सूत्र नहीं है तो इसको हल करो। दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, अल्फा गुणित बीटा। अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा खत्म, बीटा बच गया।
धन बीटा से भाग देंगे तो अल्फा बच गया। सीधी सीधी बात ऐसा आप भी बोल सकते हैं आप कि अगर इसका लघुत्तम अल्फा बीटा है तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, लेकिन ये तरीका गलत है। ठीक है, दूसरा तरीका बताता हूं मैं, दूसरा तरीका बताता हूं, बिल्कुल आसान। दोनों अलग अलग संख्या है, दोनों किसी से विभाजित नहीं हो रहे, तो दोनों का गुणनफल कर दो, ये एलसीएम हो जाता है लघुत्तम समापवर्तक। जितना भी लघुत्तम समापवर्तक आएगा कि नहीं, उसमें इसका गुना कर दो 1/अल्फा का, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो क्या बच गया बीटा, बस बीटा आ जाएगा यहाँ पर धन। जितना भी लघुत्तम है उसमें इसका गुना कर दो 1/बीटा का, बीटा से बीटा कैंसिल, तो क्या बच गया अल्फा बच गया, बस हो गया काम। क्या आ गया, अल्फा धन बीटा बटे अल्फा गुणित बीटा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये होता है ए का मान, ये होता है बी का मान, और ये होता है सी का मान। आई बात समझ में? जो x का वर्ग होता है उसके साथ जो भी रहेगा, कौन है यहाँ पर, कुछ नहीं, मतलब एक है। ए का मान 1, बी का मान 4 और सी का मान 1। अब देखिए, यहां पर मान रखो ऋण बी का मान कितना है 4 और ए का मान कितना है 1, बराबर से कितना हो गया 4 ऋण 4, कितना हो गया ऋण 4। सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 1, तो बराबर से कितना हो गया 1/1, मतलब 1 हो गया। अल्फा धन बीटा का मान कितना आ गया आपके पास में ऋण 4, कितना आ गया ऋण 4, और अल्फा गुणित बीटा का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, नीचे 1 रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, ऋण 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आई? बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आज इतनी बातें कर लो, बस ये रिवीजन है आपका, ये मान लो, मतलब साथ साथ में चलना है, इसको याद रखना है, नोट करना है, रिवीजन करना है, बस इतना ही रिवीजन करना है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा, जो भी आपने पढ़ा है वो तो करना ही करना है रिवीजन, लेकिन ये बातें क्या है कि यहाँ पर कई सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगभग वाले हमारे सॉल्व हो रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए मैं आपको जाते जाते और एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, फिर अपन अगली क्लास में करेंगे, इतना ही आप रिवाइज कर लेना, अगली क्लास में करेंगे। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो द्विघाती बहुपद होता है ना, उसका व्यापक रूप होता है ए x का वर्ग धन bx धन c, px बराबर से, ये बहुपद है। ए की जगह बी की जगह और सी की जगह कोई भी वास्तविक संख्या आ जाएगी, है ना, 1 3 5 7 9, तो ऐसे द्विघाती बहुपद कुछ भी हो सकता है, बस ए की जगह शून्य नहीं आना चाहिए। ठीक, इसके जो शून्यकों का योगफल होता है ना, जो भी शून्यक रहेंगे वो होता है ऋण b/a, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है ना वो होता है c/a। तो ये दो सूत्र आपको याद रहना चाहिए, बस इस सूत्र पर बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, पहली बात। दूसरी बात ध्यान देना इधर, अगर मान लिया जाए आपको शून्यक दिए हुए है, मान लिया जाए, ठीक है, और आपको द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है, द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपको शून्यक दिए, अल्फा का भी मान दिया और बीटा का भी मान दिया है, अब द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना, बड़ा सीधा सीधा काम है, x का वर्ग लिख दो, फिर ऋण का चिन्ह लगा दो, ये जो भी शून्यक दिए है ना दोनों को जोड़ दो और यहाँ लिख दो शून्यक अल्फा धन बीटा और x का गुना कर दो, जो भी शून्यक दिए दोनों का गुना कर दो और यहाँ लिख दो अल्फा गुणित बीटा, बस ये बन गया द्विघाती बहुपद। तो ये वाला भी प्रश्न पूछा जाता है, इसमें मिलेगा भी अपने को आगे, तब हम और उसको डिटेल में समझेंगे। तो बाकी की बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास का मतलब रेगुलर ही मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप इसको देखते जाइए और एंजॉय करते जाइए, और हड़बड़ाना नहीं, ये बढ़िया सुकून से पढ़ो। ठीक है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ा है तो भी काम हो जाएगा। इतना डिटेल में हम पूरा एक रिवीजन यहाँ पर मैथ्स का करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगली क्लास में।